सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि भारत में हाल ही में घोषित जीएसटी 2.0 के तहत कौन सी टैक्स दर को हटा दिया गया है। तो टैक्स स्लैब थे, उसमें से किस स्लैब को हटा दिया गया है। तो 2 स्लैब को हटाया गया है और हर ऑप्शन में 2-2 ही है। तो सही उत्तर होगा 12% और 28% वाला। एक्चुअली में अभी जीएसटी काउंसिल की अभी 56वीं बैठक हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी 3 और 4 सितंबर को। और इसी में 2 जीएसटी स्लैब्स को समाप्त कर दिया गया, 12% वाली और 28% वाली। तो अब केवल आप कह सकते हो जीएसटी में केवल 2 स्लैब होंगे, 5% और 18% वाला। अभी तक जीएसटी में 4 स्लैब हुआ करते थे, 5%, 12%, 18% और 28%। हमने कहा 28% और 12% वाला हटा दिया, तो 5% और 18% वाला बच गया है। साथ में इसके अलावा ये भी कहा गया कि अब तंबाकू जैसे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, पान मसाला हो गया, तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, ये सब इसी में आ गए, तंबाकू प्रोडक्ट्स में। और जो लग्जरी महंगी जो गाड़ियां होती हैं, जो प्राइवेट जेट्स होते हैं, इसके अलावा 350 सीसी या उससे ज्यादा वाली जो बाइक्स हैं, उन सब पर अब 28% की जगह 40% टैक्स लगेगा। ये भी ध्यान रखना है। तो इन सब बदलावों का उद्देश्य क्या है? आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे कि तंबाकू वगैरह, इन पर अगर टैक्स बढ़ा देंगे तो इनके उपयोग में कमी आएगी। तो अब टीवी ले लो, एसी ले लो, कार, बाइक, जो एग्रीकल्चरल कृषि जो मशीनें होती हैं, घर पे काम आने वाले रोजमर्रा के जो सामान होंगे, ये सस्ते होंगे। इनके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, कई सारी मेडिकल जो दवाइयाँ हो गई हैं, जो मेडिकल एड्स हो गए, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में काम आने वाली जो मशीनें हो गई, बेबी प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ एजुकेशनल प्रोडक्ट्स हो गए, उनको बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया गया। उन पे अब 0% टैक्स कर दिया गया। और ये सारे टैक्सेस हैं 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। अभी एक्चुअली में 15 अगस्त की तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए ये कहा था कि सरकार नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर के आ रही है, जिससे टैक्स कम होगा, रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और लोगों को इससे फायदा होगा। तो अभी ऐसा कर दिया गया और इसे ही बोला जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म। ये शब्द भी ध्यान रखना, ये लाइन याद रख लेना। तो 18% को बोला है मानक दर, 5% को योग्यता दर और 40% को विशेष अयोग्यता दर बोला है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब यहाँ पे जीएसटी से और क्या क्या आपके स्टैटिक प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अब एक प्रश्न का पहले मैं आपसे उत्तर जानना चाहता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है कि अभी बजट 2025-26 में कितनी इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है, इसका उत्तर आप लोग देंगे। अब देखो, जीएसटी से ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बनेंगे। जैसे कि जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? फ्रांस था। भारत 161वां देश बना था इसे लागू करने वाला। वे संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पेश किया गया भारत में, तो 122वां, और पास होकर अधिनियम बनने वाला ये 101वां संविधान संशोधन है। जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य असम था और आखिरी बना था जम्मू कश्मीर। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को, इसलिए जीएसटी दिवस मनाते हो आप 1 जुलाई को। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने। और सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। जीएसटी की दरें अब कितनी प्रकार की हो गई है? ये हट गया है 12%, 28%, तो 5%, 18% रह गया। और हमने देखा एक विशेष अयोग्यता दर भी लाई गई है 40% वाली। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? तो 15 अंक होते हैं। जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है जो वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अभी वर्तमान में है निर्मला सीतारमण। टोटल इसमें सदस्य होते हैं 33। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था गोवा के पणजी में। और ये तो हो गया। जीएसटी परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? 279 क्लॉज ए। वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह वाला राज्य कौन सा है? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। अभी फेसलेस जीएसटी अधिनिर्णय, जीएसटी एडजुडिकेशन यानी कि न्यायिक निर्णय के लिए अभी पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य बना था केरल। ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो ये सभी जीएसटी से आपके करंट अफेयर्स के ये प्रश्न और बाकी स्टैटिक प्रश्न ये मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में लॉन्च मदर मेरी कम्स टू मी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा अरुंधति रॉय। तो बुक का नाम है मदर मेरी कम्स टू मी, इसके लेखक हैं अरुंधति रॉय और इसे केरल कोच्चि से लॉन्च किया गया। ये उनका मेमोयर है। मेमोयर का मतलब होता है कि अपनी यादों के हिसाब से उन्होंने ये बुक लिखी है। इसमें उन्होंने अपनी माँ, जो जिनका नाम है मेरी रॉय,
उनके साथ अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है। वैसे अगर आप डेली हमसे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आपको याद आना चाहिए कि इस बुक के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पिछले साल भी बता चुका हूँ जब इस बुक की घोषणा हुई थी, पर अब फाइनली इसे लॉन्च कर दिया गया तो एक बार फिर से बता रहा हूँ। फिर से ये बुक न्यूज़ में है तो एग्जाम में डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट बुक बनती है, पूछने लायक। लिखा है अरुंधति रॉय, याद रखना ये एक फेमस भारतीय लेखिका हैं। ये शिलोंग मेघालय से बिलोंग करती हैं और आपको इनसे एक प्रश्न ज़रूर याद रखना है कि 1997 की बात है, इनको मिला था बुकर पुरस्कार इनकी बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। और खास बात क्या है, ये पहली भारतीय महिला बनी थी बुकर पुरस्कार पाने वाली। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पे कि आप मुझे बताओ कि बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ये तो पहली भारतीय महिला हैं, लेकिन पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा वीएस नायपॉल। कब मिला था? 1971 में उनकी बुक इन अ फ्री स्टेट के लिए। तो ये भी आप ध्यान रखना। बाकी अरुंधति रॉय की ही बात कर रहे हैं, 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस के लिए, और अभी लेटेस्ट 2024 में पेन पिंटर पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। बाकी बुक वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि देखो, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, इसको लिखा अमरजीत सिंह दुल्लत ने। द कश्मीर शॉल, रोजी थॉमस। पीएमओ थ्रू द ईयर्स, हिमांशु रॉय। जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा, ये भंडारू दत्तात्रेय जो कि हरियाणा के गवर्नर है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और नरेटिव्स ऑफ द बेंच, अ जज स्पीक्स, इसको लिखा एनवी रमन ने। 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था बानो मुश्ताक को, ये भारतीय लेखिका हैं। इनका नोवेल हार्ट लैम्प के लिए, जो कन्नड़ भाषा का है मूल रूप से। और आप कह सकते हो ये अवार्ड जीतने वाली ये पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक बनी है। इसको ट्रांसलेट किया था दीपा भाष्टी ने। एक्सप्लोर इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, ऑद्रे टुस्के ने लिखा है, अमेरिकी लेखक है। टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री, इसको लिखा टिम विगमोर ने। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स हैं करंट अफेयर्स में रही हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर हुआ? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 की हम बात कर रहे हैं, अभी इसका ये तीसरा संस्करण हुआ, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में हुआ। इस सम्मेलन के आयोजित करने का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागरिक उड्डयन क्षेत्र का विकास करना, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नए एयरपोर्ट्स बनाना है। लास्ट टाइम 2024 में जो इसका दूसरा संस्करण हुआ था वो मेघालय में हुआ था। कौन ने किया इसका आयोजन? नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ने मिलकर के इसका आयोजन किया। आप जानते हो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री, एविएशन मिनिस्टर कौन है? राम मोहन नायडू हैं। तो याद रखना, यह भी तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन हुआ। कहाँ पर हुआ? ईटानगर में हुआ। कुछ और सम्मेलन समिट्स में आपको रिवाइज करवाऊं तो याद रखना, भी 150वां इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट हुआ था उज्बेकिस्तान में। नाटो समिट अभी हुआ हैग नीदरलैंड में। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता चेन्नई में हुई। शहरी स्थानीय निकायों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन मानेसर गुरुग्राम में। एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक नई दिल्ली में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक हुई रांची झारखंड में। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन हुआ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर में। समुद्री वित्त शिखर सम्मेलन 2025 हुआ नई दिल्ली में। तीसरा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज, इसका आयोजन तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में हुआ। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 वार्ता ये हुई अभी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बथुकम्मा उत्सव ये कहाँ पर मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना में। बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है और अभी ये मनाया जाएगा 21 से लेके 30 सितंबर तक, यानी कि 9 दिनों तक चलता है, याद रखना। और इस बार इसे ब्राज़ील के रियो कार्निवल फेस्टिवल के तरह मनाने का डिसीजन लिया गया है। इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है और वैसे तो ये आंध्र प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में मनाया जाता है और अभी ये दुर्गा नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक मनाया जाएगा। बथुकम्मा का मतलब होता है देवी का जीवन में आना, तो बथुकम्मा उत्सव सीधा सा याद रखना है, तेलंगाना इसका उत्तर होगा। कुछ उत्सव महोत्सव वाले प्रश्न हैं, कुछ फेस्टिवल्स में आपको और रिवाइज कराता हूँ जो अभी न्यूज़ में रहे थे। जैसे कि देखो, अगर पूछे न्योकुम यूलो उत्सव, ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में नीशी जनजाति के द्वारा। अलिये लिगोंग उत्सव असम में मनाया गया मिसिंग जनजाति के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने कहाँ पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया था? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। सूफी महोत्सव जहान ए खुसरो 2025 ये हुआ नई दिल्ली में। हेरत उत्सव जम्मू कश्मीर। चापचार कुट महोत्सव हुआ मिजोरम में। शाश्वत मिथिला महोत्सव गुजरात के गांधीनगर में।
होला मोहल्ला त्यौहार पंजाब में, अट्टुकल पोंगल महोत्सव मनाया गया केरल में 10 दिनों तक मनाया जाता है, जबकि पोंगल उत्सव होता है तमिलनाडु में 4 दिनों तक चलता है। और एक सरहुल फेस्टिवल भी याद रखना, ये मनाया गया झारखंड में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर होगा असम। तो अभी असम ने एक नए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की घोषणा की है और इसका नाम भोगेश्वर बरुआ के नाम पर रखा है। भोगेश्वर बरुआ के बारे में आपको बताऊं, ये असम के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। कब? 1966 में। वे एक एथलीट थे और दौड़ यानी कि रनिंग के खिलाड़ी रह चुके हैं। एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड और सिल्वर जीता है। तो अभी उन्हीं के नाम पर असम ने अभी अपने पहले नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की घोषणा की है और 2025 में ये पहली बार दिए गए हैं। इस बार ये अवार्ड्स 6 कैटेगरी में दिए गए, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड नेशनल कैटेगरी में दिया गया मनु भाकर को, जिनका संबंध शूटिंग से है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुनील छेत्री को, आप जानते हो इंडियन फुटबॉल टीम के कप्तान है। इमर्जिंग प्लेयर वेदव्रत भराली को दिया गया, एथलेटिक्स में है। बेस्ट स्पोर्ट्समैन का अवार्ड दिया गया लवलीना बोरगोहान को, बॉक्सिंग से इनका संबंध है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दीपांकर भट्टाचार्य को, बैडमिंटन प्लेयर है। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड प्रियांजू भट्टाचार्य को मिला, स्विमिंग से इनका संबंध है। और ये तीनों के तीनों जो प्लेयर हैं ये असम से हैं। मतलब उनमें से 3 तो ये नेशनल अवार्ड्स हैं, पूरे देश में जो इनको बेस्ट खिलाड़ी लगे उनको दिया गया, और बाकी जो 3 वाले अवार्ड हैं वो सेम ही है, लेकिन ये अवार्ड असम के ही खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा अवार्ड था याद रखना, भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जमैका के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा एंड्रयू हॉलनेस बन गए। तो अभी एंड्रयू हॉलनेस तीसरी बार लगातार जमैका के प्रधानमंत्री बने हैं। वे जमैका लेबर पार्टी के नेता हैं। पहली बार वे 2016 में जमैका के प्रधानमंत्री बने थे और इस बार ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जमैका के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री हमने कहा एंड्रयू हॉलनेस बन रहे हैं। अब कहाँ है जमैका? तो ये रहा मैप में जमैका। ये आप देख सकते हो कैरेबियन सागर में स्थित एक देश है जिसकी कैपिटल किंगस्टन होती है, करेंसी है जमैकन डॉलर। प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस। अब इसी तरह से बहुत दिन भी हो गए, कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जिन भी देशों में अभी प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने वो वाले मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि देखो, अभी लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री बनी थी कौन? इंगा रुगिनियन। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर सिमन्स बनी। रोमानिया के नए राष्ट्रपति निकुसोर डैन। सूडान के प्रधानमंत्री कामिल इदरिस। साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति ली जे म्यूंग। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी। यमन देश के प्रधानमंत्री सलीम साले बिन ब्रेक। सर्बिया के प्रधानमंत्री ड्यूरो मैक्यूड। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति डैनियल नोबोवा। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री सारा जाफरानी बने। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चर्चा में रहा आगा खान पुरस्कार 2025 का संबंध किससे है? तो आंसर होगा वास्तुकला, आर्किटेक्चर। तो आगा खान पुरस्कार ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना होती है 1977 में और इस बार इसका 16वां संस्करण था। इन पुरस्कारों का 16वां संस्करण था। इस बार आप देखोगे तो 6 देशों के 7 विजेताओं को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। वो देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चाइना, इजिप्ट, ईरान। ईरान की 2 साइट्स को या 2 विजेताओं को ये पुरस्कार दिया गया, एक पाकिस्तान और एक फिलिस्तीन। भारत इसमें शामिल नहीं है, भारत को नहीं मिला पुरस्कार। पर यह समझ में नहीं आया, जब भारत को नहीं दिया, पाकिस्तान को ये पुरस्कार कैसे मिल गया, ईरान को ये पुरस्कार कैसे मिल गया? आर्किटेक्चर बनाने के लिए दिया गया या आर्किटेक्चर को बिगाड़ने के लिए दिया गया? शायद पुरस्कार देने वालों को ये समझ में नहीं आया, इन्होंने आर्किटेक्चर बनाया नहीं, इन्होंने आर्किटेक्चर बिगाड़ा है। खैर कोई बात नहीं। जब आपने पढ़ा होगा आगा खान पुरस्कार तो आपको याद आ रहा होगा एक ट्रॉफी भी तो होती है इस नाम की, आगा खान ट्रॉफी। किस खेल में दी जाती है? हॉकी में। और आगा खान पैलेस कहाँ पर है? पुणे में है। अच्छा, वास्तुकला से एक अवार्ड आपको और याद आएगा जिसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रित्जकर पुरस्कार की। अभी याद है 2025 का प्रित्जकर पुरस्कार किसे दिया गया था? लियू जियाकुन को दिया गया था। ये चाइना के हैं। कई बार होमवर्क प्रश्न में मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा है। और प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? बालकृष्ण दोषी हैं। ये भी थोड़ा सा याद रखना, स्टैटिक आपका हो जाएगा ये। अब वैसे तो अवार्ड वाला प्रश्न है, तो अवार्ड्स में आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन एक अवार्ड मुझे आपको और करवाना है, उसके बाद करवाता हूँ। ठीक है, तो अगले प्रश्न में देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा आनंद वी पाटिल को। तो अभी प्रसिद्ध बाल साहित्य लेखक हैं आनंद वी पाटिल, और इन्हीं को अभी बंगलुरु में प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार बाल साहित्य में उनके योगदान और भाषाई और साहित्य विरासत के संरक्षण में उनकी भूमिका को मान्यता देता है। तो प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार, वी के मतलब विनायक कृष्ण, ये पुरस्कार भारतीय साहित्य विशेष रूप से कन्नड़ में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है और अभी दिया गया आनंद वी पाटिल को। इनका नाम ध्यान रखना। अब मैंने आपसे कहा था पुरस्कार मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपके सामने हैं। जैसे कि अभी मोदी जी को किस देश में की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अर्जेंटीना। 2025 का पेन पेंटर पुरस्कार किसे मिला था, सुडानी स्कॉटिश लेखिका है लीला अबुलेला। और संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 ब्रेंडा रेनॉल्ड और कैनेडी ओडेडे को मिला। ब्रेंडा ये कनाडा से हैं और कैनेडी केन्या से। सुहानी शाह, इनको बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय हैं। और 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी को। खाद्य एवं शांति के लिए एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है, प्रोफेसर एडेमोला एडेनले, नाइजीरिया से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लेना। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भी इक्वेटर प्राइज 2025 दिया बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ये कर्नाटक का है। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 ये मिला प्रेमचंद पुखरामबम को, मणिपुर के मूर्तिकार हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला कुमार मंगलम बिरला को। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 के लिए दिया गया साधु भद्रेश दास को, संस्कृत विद्वान है, उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में अमित मिश्रा ने संन्यास ले लिया, उनका संबंध किस खेल से है, तो आंसर होगा क्रिकेट। तो भारतीय क्रिकेटर है अमित मिश्रा और अभी इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। वे दिल्ली से हैं और एक लेग स्पिनर बॉलर थे, मतलब क्रिकेटर हैं लेकिन इतने प्रसिद्ध नहीं हैं, लेकिन अभी उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। अमित मिश्रा, आप नाम याद रखना, पूछा जा सकता है। जैसे कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था चेतेश्वर पुजारा और गौहर सुल्तान जो कि महिला क्रिकेटर है हमारी, इन्होंने भी सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। वैसे रिटायरमेंट वाला प्रश्न है तो मैं आपको अभी सारा रिवाइज करवाता हूँ कि 2025 में किन किन खिलाड़ियों ने अपने खेलों से संन्यास लिया, पूरा आप देख लो। ये 2025 में जो भी खिलाड़ी अभी न्यूज़ में रहे थे जिन्होंने अभी संन्यास लिया वो सब आपके सामने है। जैसे कि अचंता शरद कमल टेबल टेनिस प्लेयर थे, संन्यास ले लिया। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे स्टीव स्मिथ, इन्होंने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम ने ओडीआई क्रिकेट से, बांग्लादेश के तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, मनोज कुमार ये बॉक्सर हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया। रोमानिया की जो टेनिस प्लेयर है सिमोना हालेप, इन्होंने ले लिया। और बैडमिंटन प्लेयर हैं बी सुमित रेड्डी, इन्होंने संन्यास ले लिया। वंदना कटारिया हॉकी प्लेयर हैं। रोहित शर्मा विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इंग्लैंड की फुटबॉल गोलकीपर रही मैरी इयरप्स ने संन्यास ले लिया। वेस्ट इंडीज़ के निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। साउथ अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। ललित उपाध्याय ये हॉकी प्लेयर थे, इन्होंने संन्यास लिया। और अदिति चौहान भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर थी, इन्होंने ले लिया। चेतेश्वर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और एक गौहर सुल्तान भी मैंने आपको बताया, वो नाम भी ध्यान में रखना। इन्होंने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे आएगा, अगर आएगा तो, क्योंकि ये खिलाड़ी न्यूज़ में है तो किसी का भी नाम दे करके पूछ लेगा। जैसे कि सिमोना हालेप, इनका संबंध किस खेल से रहा या ये किस देश के प्लेयर हैं, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आप ध्यान में रखना खिलाड़ी का खेल कौन सा है और किस देश से है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में लॉन्च द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, इस बुक के लेखक कौन है। आज एक और बुक हम देख रहे हैं, तो इसको लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। तो बुक का नाम है द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। ये बुक सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के लिए चोल वंश के प्रतिशोध पर केंद्रित है। तो बुक का नाम, लेखक का नाम याद रखना, अच्छी बुक है। और आज कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो मैं आपको रिवाइज करवा ही चुका हूँ जब हमने अरुंधति रॉय की बुक पढ़ी थी तभी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। प्रैक्टिस के लिए क्विज़ आपको क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे क्विज़ मिल जाती है।
जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, NIRF 2025 के ओवरऑल कैटेगरी में कौन पहले स्थान पर है? IIT मद्रास। फिर अगले में पूछा, आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन स्वर्ण किस नदी के पुनर्जीवन के लिए शुरू किया गया? स्वर्णमुखी। भारत का पहला गिद्ध पोर्टल वल्चर संरक्षण पोर्टल को किसने लॉन्च किया? भी असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ कहां पर किया? बिहार। करम पूजा उत्सव कहां पर मनाया गया? झारखंड। किसान कपास ऐप को किसने लॉन्च किया? हमारे कपड़ा मंत्री ने। भारत के विश्व जूनियर चैंपियन प्रणव वेंकटेश ने किस देश के पहले फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार का खिताब जीता? यूनाइटेड अरब अमीरात। जहरीले समुद्री स्लग नीले ड्रैगन के कारण पहली बार किस देश के समुद्र तट बंद कर दिए गए? स्पेन। भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए किस देश के छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति की घोषणा की? अफगानिस्तान। और अभी भारतीय पहल किसने लॉन्च किया था? एपिडा ने। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था किसने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से स्कूल जोड़ने के लिए अभी नई दिशा नाम से एक पहल शुरू की थी? तो आंसर होगा दिल्ली पुलिस ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।